आप सभी देशवासियों को अंजन सिंह का नमस्कार प्रणाम और साथ ही साथ कैमरामैन अभिषेक का भी नमस्कार प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। इस विषय से आप भी परिचित हैं और मैं भी स्पष्ट हूँ कि किसी भी देश को आगे ले जाने में उसकी कानून व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि किसी भी देश की कानून व्यवस्था मजबूत होगी तो उसका देश ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। तो मैं आज आपके समक्ष साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण की भावना भी लेकर आया हूँ। एक राष्ट्र निर्माण की भावना एक ऐसी भावना होती है जिसके द्वारा व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है, उसके अंदर नैतिक भावनाओं का उद्भव होता है, जिसके कारण से किसी भी देश को ऊपर की शिखर में ले जाने के लिए एक बेहतर और एक बढ़िया योगदान होता है। तो सबसे पहले आपको एक पंक्ति के साथ मैं अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि किसी भी देश का राष्ट्र निर्माण तभी संभव है जब तक उसके नागरिकों का नैतिक रूप से सटीन, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से विबेलात, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के जिन सिन पैबंद मायक यदि भारत को खंड खंड करते रहेंगे तो अपने देश का राष्ट्र निर्माण संभव ही नहीं है। इस छोटे से वाक्य का अर्थ सीधा यही हुआ कि जब तक हमारे देश के लोग धर्म के आधार पर आंखें बंद करके पार्टियों का चुनाव करते रहेंगे, जब तक हमारे देश के लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे को मारते रहेंगे, तब तक हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव ही नहीं है। आज मैं आपको बता दूं कि भारत जो एक भौगोलिक विविधता का देश है, जहाँ पे हिंदू पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, सिख पैदा होता है और ईसाई भी पैदा होता है, लेकिन साहब बदकिस्मती की बात है यहाँ इंसान पैदा नहीं होता। यहाँ पे जल्द पैसों के चक्कर में आजकल लोग बिक जा रहे हैं। सभी के अंदर एक स्वार्थ की भावना आ गई है, जिसके कारण से एक राष्ट्र निर्माण का कल्पना भी करना बहुत कठिन है। राष्ट्र निर्माण की भावना वो भावना होती है कि जब किसी देश में, जब देखिए सरकार के द्वारा कई सारी नीतियों का निर्माणित हुआ है, ठीक है, जिसके द्वारा सरकार ने बोला कि चलो एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ आपके सामने। स्वच्छ भारत अभियान, इसका नाम आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि हर मोहल्ला, हर गली, हर राज्य, हर एक देश स्वच्छ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और साफ रहेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं आपको ऐसी ऐसी जगहों के बारे में बताऊं कि जहां पे गंदगियां एक से एक है। बस सरकार ने एक नीति निकाल दी है कि स्वच्छ भारत अभियान की नीति, लेकिन इसको फॉलो करने वाला कोई नहीं है। कुछ समय के लिए बस उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, लेकिन वैसी की वैसी ही है। अभी भी आप जाओगे रोडों पे तो आपको रैफर, कुछ खाए हुए रैफर ऐसे फेंके हुए मिलेंगे। इससे राष्ट्र निर्माण की कल्पना हो सकती नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के लोगों को अपने देश के प्रति जिम्मेदारी ही नहीं पता, साथ साथ में अपने देश के प्रति इनको प्यार ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। जब परमाणु बम जापान और हिरोशिमा, जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका द्वारा गिरवाए गए थे, आप कल्पना कर सकते हैं क्या उस देश की क्या स्थिति रही होगी उस समय? उस देश में अभी भी के टाइम भी वहां के बच्चे जो है लंगड़े लूड़े पैदा हो रहे हैं। उस देश में परमाणु बम गिरा था। यदि वही परमाणु बम यदि भारतवर्ष में गिरा होता तो भारत अभी तो और गरीबों से, अफ्रीका से भी ज्यादा गरीबी से जूझता होता, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर बस स्वार्थ की भावना है, यहाँ के नेताओं के अंदर बस अपनी स्वार्थ की भावना है। लेकिन जापान के प्रत्येक बच्चों के अंदर, जापान में रह रहे प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक स्त्रियां, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक वृद्धों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति एक ईमानदारी है। वहां पे प्रत्येक बच्चों को अपने देश के लिए, देश का कैसे विकास कराया जाए, उनका चरित्र निर्माण करवाया जाता है। इसके लिए आप कितने भी बड़े बड़े पॉलिसी निकाल दे, या बड़े बड़े आप जैसे कि आर्टिकल 370 आपने हटाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 3 तलाक हटाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपने बड़े से बड़े, चाहे कांग्रेस पार्टी के समक्ष जितनी भी चीजों को हटाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक आप लोगों के अंदर राष्ट्र निर्माण की भावना नहीं जगा देते, तब तक आपका देश वहीं की वहीं रहेगा। यहाँ पे समय का तो कोई महत्व ही नहीं है। व्यक्ति अपने समय को ऐसे बर्बाद करता है पानी के माफिक। आज मैं आपको बता दूं कि यदि जापान की बड़ी बात करूं, जापान से भी और भी देश हैं, लेकिन मैं जापान की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि वहां के लोगों के अंदर राष्ट्र निर्माण की भावना अधिक है। क्या हमारे फौजियों ने हमारा ठेका ले रखा है कि वही राष्ट्र निर्माण की भावना जगाएंगे और लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? आज बहुत शर्म की बात है, जब कोई भी फौजी शहीद होता है, शहीद होने के बाद जब उसकी लाशें जब उसके घर पे आती है, तो नेता दुख जताने के लिए कुछ समय के लिए आ जाते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसकी माँ, गरीब माँ, जो फौजी मरा है, उसकी गरीब माँ पेंशन के कारण, पेंशन के चक्कर में ऑफिसों के चक्कर लगाती रहती है कि उसकी माँ को पेंशन प्राप्त हो जाए। लेकिन कहाँ, आप सबको इससे क्या मतलब है? आप सभी को बस मतलब है 2 वक्त की रोटी मिल जाए, आराम से एक छत मिल जाए, और भी आपको स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिले। सेवाओं का बस आपको चाहिए अधिक इस्तेमाल। मैं आपसे कह दूं कि एक व्यक्ति से कभी भी कोई देश सुधर नहीं सकता। यदि हम सभी, आप, मैं और हम सभी मिलकर के यदि देश का निर्माण किए, यदि कल्पना करें, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। यदि सोचे, वो भी बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के युवा, अब बताइए कैसे हमारा देश विकास करेगा?
जब हमारे देश के युवाओं, जिस देश के युवाओं के ऊपर अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश की जिम्मेदारी है, आज वही युवा सभी का चरित्र अपवित्र हो गया है, जिसके कारण से किसी भी देश की कल्पना करना बहुत कठिन है। और मैं अब थोड़ी सी बात करता हूँ यहाँ की जनता के बारे में। भारत देश की जनता एक ऐसी जनता है जो जल्द पैसों के चक्कर में बिक जाती है। बुरा मत मानना, जो सच है वही बता रहा हूँ। भारत की जनता ऐसी जनता है जो जल्द पैसों के चक्कर में बिक जाती है। दोबारा कह रहा हूँ, चुनाव के समय में ये 100% में से कम 80% जनता ऐसी, 80% जनता, जो 20% जनता जो है वो सब समझती है, शिक्षित है, समझती है और देश के लिए कुछ करना चाहती है और करने का प्रयास भी करती है। लेकिन जो 80% जनता है ना, वो दबा देती है उनको, साथ साथ में राजनेता भी दबा देते हैं उसको। आप ये बताइए, 2600 ईस्वी से लेके जो भी बताऊं, यदि मगध के बारे में बताऊं, जो मगध इतना बड़ा फूला था, 6ठी शताब्दी से ईसा से लेकर करके 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इतना खिला हुआ था मगध, जो कि अभी पाटलिपुत्र पटना में स्थित है। वो इतना खिला हुआ साम्राज्य था, लेकिन कुछ नेताओं के आते हुए समय के परिस्थितियों के अनुसार समय बदलता गया और कुछ ऐसे नेता आते गए जो भारत को कंगाल करने में लग गए और उस राज्य को कंगाल करने में लग गए। बिहार में लोहे की खदानें इतनी थी, हर चीज़ की फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, लेकिन सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ऐसे नेता ने जन्म लिया जिसके कारण से उस नेता ने पूरे बिहार को तबाह कर दिया। ने जल्द पैसों के चक्कर में, जल्द पदों के चक्कर में अपने अंदर की इंसानियत को मिटा दिया। अभी भी जनता क्या है? अभी भी जनता शिक्षित होने के बावजूद भी अशिक्षित जैसा व्यवहार करती है। चुनाव के 2 दिन पहले ही लोगों को दारू पिला दिया जाता है, पैसे उनके हाथ में दे दिया जाता है, पिला दिया जाता है कि आप जाके चुनाव का प्रचार करें। और वही नेता 5 साल तक हमारे खून पसीने की कमाई को ऐसा खर्च करते हैं, ऐसा निकालते हैं, हम इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जनता की जागरूकता ना होना। कोई भी देश कभी जब ही बढ़ेगा जब यदि उस देश की कानून व्यवस्था मजबूत होगी, स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगी, प्रति व्यक्ति आय मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तभी वो देश विकसित कर सकता है। लेकिन अभी कहाँ? हमको तो भाई धर्म के आधार पर एक दूसरे को मारना है, पीटना है। और हाँ, यदि बात होती है ना जब धर्म की, मैं सबसे बड़ा धर्म पता है ना, हिंदू धर्म को मैं सबसे बड़ा धर्म जो कहूँ ना, सबसे बड़ा धर्म जो कहा जाए वो इंसानियत का धर्म होता है। यदि आपके अंदर इंसानियत का धर्म आ गया ना, तो यदि आपके धर्म के अंदर यदि शांति और चमन की जैसी भावना है, अमन, शांति अमन की भावना है, तो आपका धर्म हकीकत में बेहतर, अच्छा है। आज हमारे देश के नागरिकों में उनका माइंड वॉश ऐसे कर दिया जाता है जिसके द्वारा नागरिक आपस में एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, ये सब बातों के कारण से वो आपस में लड़ते हैं। ऊपर वाले ने भी जब भेजा होगा ना लोगों को, तो ये सोच के भेजा होगा कि यहाँ पे रहेंगे, अच्छा विकास करेंगे, अच्छी 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमाएंगे, मेरा गुणगान करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, लोग तो लालच के कारण फंस गए हैं। स्वार्थ की जो भावना होती है ना, स्वार्थ का जो कीड़ा है उनके अंदर घुस गया है। लोग आज ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, शिक्षा होने के बावजूद भी। आज बताऊं, शर्म आता, रोना भी आता है मुझे अपने आप पर कि मेरा भारतवर्ष पहले जब इतना पुराने ज़माने में कितना बेहतर था, लेकिन सब नेताओं के आते हुए सब बर्बाद हो गया है। एक छोटा सा राज्य कह रहा हूँ, बिहार का। बिहार में अभी भी आप गलियों में जाओगे ना, हर एक गाँव में जाओगे तो गाँव की आपको हालत देख के ना आपको रोना आएगा कि नेताओं ने कितना विकास किया है गाँव में। वो AC में रहते हैं और बेचारे वो अभी भी जिंदगी और मौत से भी खेल रहे होंगे। कुछ लोग अभी भी, सबकी स्थिति इतनी गंदी हो गई है जिसकी कल्पना भी नहीं आप कर सकते। नेताएं चुनाव से पहले आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, फिर वही स्थिति वही रहती है। तो आप चाहते हैं कि आपका देश विकास हो तो धर्म की पट्टी को उतारें और इंसानियत की पट्टी को पहने। यदि आप चाहते हैं कि आपका देश विकास हो तो कानून व्यवस्था को मजबूत करें। यदि कानून व्यवस्था मजबूत होगा तो स्त्रियां भी अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। मेरा मन भी ना कभी कभी बैठ जाता है, चोरी, डकैती, तस्करी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, लगता है नहीं है देश में कोई ईमानदार आदमी रह गया है। जो जितने ऊंचे पद पे जाते हैं ना, उसमें उतनी कमियां निकाली जाती है। हमारे देश के जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो मर गए हैं, उनने एक ही सोचा होगा, मैं जा रहा हूँ लेकिन देश में रह रहे जितने लोग हैं वो देश का नाम और ऊंचा करेंगे। क्या पता वो देश का नाम और नीचा कर रहे हैं। यदि देखो, कोई भी धर्म बेकार नहीं होता, सब धर्म एक अच्छा है, सब धर्म बेहतर है। लेकिन धर्म में जो व्यक्ति कट्टरता होता है ना, जिसके अंदर कट्टर वाली भावना जाती है, वो धर्म को बेकार कर देता है। 5 उंगली एक बराबर नहीं होती।
जिसके अंदर कट्टरता की भावना आ गई वो देश खत्म है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान, ईरान, इराक, मिस्र, ऐसे देश खत्म है क्योंकि इनके अंदर कट्टरता की भावना आ गई है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, एक आप समाज के शिक्षित वर्ग हैं, यदि शिक्षित वर्ग हैं तो ऐसे नेता का चयन करें जो आपकी भावनाओं को समझ सके, आपके देश का विकास कर सके। ना कि कुछ साल तक, 1 साल में 1 कार्य होता है हर एक देश में, हम देखा है, अभी तक रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ, 5 साल में 5 कार्य होते हैं बस। शर्म आना चाहिए, 5 साल में 5 कार्य बस नेताएं जो हैं वो करते हैं। तो कैसे हमारे देश का राष्ट्रीय मान संभव है फिर? और अनुरोध करता हूँ, यदि आप EMC की पीरियड लगते हैं, सबसे पहले अनुरोध ये भी करना चाहता हूँ कि विद्यालयों से ही, अस्पतालों से ही, हर एक चीज़ में लोगों की राष्ट्र निर्माण की भावनाओं को उजागर करने के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाएं, ताकि हमारा देश भी पहले नंबर पे गिना जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।